नमस्कार बच्चों, शिक्षालय के इस मंच पे आप लोगों का स्वागत है। मैं अभिषेक आनंद आज एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को बहुत गौर से देखा होगा और उसके व्यूज़ से पता चलता है कि आप लोगों का प्यार मिला है मुझे, और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। आपके लिए एक नए नए अच्छे कंटेंटों के साथ मैं आता रहूँगा। आज का कंटेंट बहुत ही ऐसा कंटेंट है जो आपको यह बता देगा कि इतिहास के अध्ययन में क्या आधारभूत जानकारी का काम करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे टॉपिक को कि इतिहास के अध्ययन में क्या आधारभूत जानकारी का काम करता है या क्या बेसिक्स नॉलेज आपको होने चाहिए। समझ गए? देखिए, सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशानी कहाँ होती है? अभी तक जो मैंने अध्यापन किया है उसमें विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा इतिहास के 3 कालखंड में अगर हम बांट देते हैं तो प्राक इतिहास, प्राक इतिहास और प्राग इतिहास। ये 2 ऐसे कालखंड हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। खासकर से प्राग इतिहास के सेक्शन में हड़प्पा संस्कृति को जब मैं प्रॉपर आपको स्टोन एज उसके बाद सो ऑन आगे बढ़ूंगा तो मैं आपका पूरा विस्तारीकरण करूंगा इसका, लेकिन मोटा मोटी बता देता हूं कि इसमें आप लोग पाषाण काल को रखते हैं। अब पाषाण काल के 3 विभाजन, पूरा पाषाण काल के फिर 3 विभाजन, उस पर अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। और प्राग इतिहास का मतलब आद्य इतिहास भी होता है। आद्य इतिहास में हड़प्पा संस्कृति जो होती है ये थोड़ा कठिनाई पैदा करती है, हड़प्पा संस्कृति। और हड़प्पा संस्कृति कठिनाई इसलिए पैदा करती है बच्चों कि पाषाण काल का एक स्टेज नवपाषाण काल को हम हड़प्पा संस्कृति से लिंक नहीं करते हैं, तो हमको क्या परेशान करेगा? नवपाषाण काल को समझ में नहीं आएगा तो हड़प्पा संस्कृति हमको परेशान करेगी। अब जब रही बात नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल और उससे पहले पूरा पाषाण काल, इसको समझने में हमें कठिनाई होती है। अब एक बात आप गौर कीजिएगा, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, इस सेक्शन को ज़रूर पढ़ा होगा, तो यहाँ पर आपको अक्सर टूल्स का टाइप आप रट लेते हैं कि कहाँ पर मिला हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग टूल, फ्लेक टूल। ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिली, इसका जगह याद करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं समझ पाते हैं कि इस टूल्स के टेक्नोलॉजी में चेंजेस क्यों आए, इस टूल्स का क्या महत्व है इतिहास के अध्ययन में। इतिहास का अध्ययन में क्या क्या बेसिक्स है, इसको आप समझे बिना आप चैप्टर पे आ जाते हैं। बेसिक्स को समझे बिना चैप्टर पे आते हैं, बेसिक्स आप स्किप कर जाते हैं, जिससे कि आपको ये सब रटना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि शिक्षालय का मोटो भी है, मैंने आप लोगों को बताया कि रटने से परहेज है, रटना नहीं है, समझना है। तो मैं आज सब कुछ इसे यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ। आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे? बेसिक्स पर। इतिहास पढ़ने से पहले, चाहे वह इतिहास के ऑप्शनल विषय के विद्यार्थी हो, जीएस के विद्यार्थी हो, यूपीएससी के विद्यार्थी हो, राज्य लोक सेवा आयोग के विद्यार्थी हो या कर्मचारी चयन आयोग के विद्यार्थी हो, उनको ये बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक्स पता है हिस्ट्री के, तो इतिहास आपके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा, खासकर से एंशिएंट इंडिया। क्योंकि अभी जो मैं चर्चा करूंगा वह एंशिएंट इंडिया पर ही चर्चा करूंगा। फिर जब एंशिएंट इंडिया से आगे बढ़ेंगे मध्यकालीन भारत पे और मॉडर्न इंडिया पे, उसका अप्रोच थोड़ा अलग हो जाएगा। जब उस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे।
अभी हम लोग चर्चा कहाँ करेंगे? बेसिक्स। और ये बेसिक्स कहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग? एंशिएंट इंडिया पे। चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले टाइमलाइन। टाइमलाइन हिस्ट्री में कैसे चलता है सबको लगभग मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। एक ऐसा बिंदु, यहाँ पर ईसा का जन्म हुआ, ईसा का जन्म, ग्रेट जीसस का जन्म होता है यहाँ पे, और उसके बाद एक टाइमलाइन इस तरफ चली, लेकिन उससे पहले भी टाइमलाइन इधर चली। आपको पता है कि अत्यंत, देखिएगा ध्यान सुनिएगा, अत्यंत नूतन युग, ये पृथ्वी का कालक्रम का विभाजन जो है सो मेनली जो भूगोल का विषय है, लेकिन थोड़ा सा इतिहास में जानना जरूरी है। तो अत्यंत नूतन युग 30 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, अत्यंत नूतन युग 30 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। यहाँ पर से मानव इस योग रूप में पहुंच सका कि वह अपने प्राकृतिक वातावरण को, प्रकृति के वातावरण को अपने हिसाब से परिवर्तित कर सके। और जब से मानव प्रकृति में छेड़छाड़ करने लगा तभी उसकी सभ्यता की पहली सीढ़ी पर पैर पड़ी, और उसी के समय से वह अपने हिसाब से प्रकृति को मोड़ने का प्रयास करता है, प्रकृति पर विजय पाने का कोशिश करता है। और जैसे जैसे प्रकृति पर विजय पाने का कोशिश करता है, इसी क्रम में उसने विकास की यात्रा भी प्रारंभ कर दी। प्रकृति के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ, चाहे वह छोटा स्तर पे हो या बड़े स्तर पे हो। क्या हुआ बच्चों? विकास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हो गई। तो मानव 30 लाख साल पहले हुआ। 30 लाख साल पहले हुआ, तो कब से 30 लाख साल पहले बच्चों? ईसा के जन्म से 30 लाख साल पहले। तो इससे पहले जो टाइमलाइन चलता है हम लोग का, वह बीसी में चलता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब किताब में आप लोग देखिएगा, एक होता है कैपिटल में बीसी लिखा हुआ होता है, एक स्मॉल में बीसी लिखा हुआ होता है। इसका मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब जब ईसा का जन्म हो गया तो वह ईसवी सन प्रारंभ हो गया। ईसवी सन जैसे ही प्रारंभ हुआ तो इस चीज को बोलेंगे एनो डोमिनी एडी या कॉमन एरा। क्या बोलेंगे? एडी या कॉमन एरा। तो टाइमलाइन जो है इधर चलेगा पॉजिटिव में, इधर चलेगा निगेटिव में। बात को समझ रहे हैं आप लोग? इधर चलेगा पॉजिटिव में, जैसे कि ईसा पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, चौथी सदी। तो यहाँ चौथी सदी अधिक नवीन होगी, दूसरी सदी उससे पीछे होगी, यानी कि यहाँ आगे बढ़ा। जैसे अभी 2020 है, समझ गए? अभी क्या है? 2000 क्या है बच्चों? 2020। ठीक है, अब यहाँ पर हम पीछे की ओर चलेंगे तो टाइमलाइन उल्टा चलता है। टाइमलाइन उल्टा चलता है, जैसे कि 100 बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म के नज़दीक हुआ, यानी ये समय थोड़ा पहले का है। इसी हिसाब से 600 बीसी ये और पीछे चला गया। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, ये और भी पीछे चला गया। इसी प्रकार से 2350 हड़प्पा संस्कृति और पीछे चला गया। सॉरी, और थोड़ा पीछे कर देते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने मेहरगढ़ का नाम सुना होगा। तो मेहरगढ़ का नाम सुना होगा तो वो 7000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो टाइमलाइन होता है वह उल्टा चलता है। तो यहाँ पर 2350 ईसा के जन्म से 2350 साल पहले है, 1500 बीसी ईसा के जन्म से 1500 साल पहले है, 600 बीसी ईसा के जन्म से 600 साल पहले है। तो यहाँ हर चीज़ पीछे की ओर उल्टा चलेगा। समझ गए? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपने देखा, मैंने कहा कि बीसी कैपिटल में भी होता है और बीसी स्मॉल में भी होता है। ये डेट जो अंतर होता है, यह कैपिटल बीसी जो होता है कैलिब्रेटेड डेट होता है।
और ये नॉन कैलिब्रेटेड डेट होता है। तो कैलिब्रेटेड डेट और नॉन कैलिब्रेटेड डेट में अंतर क्या है? आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम लोगों को फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उसके लिए कौन सा मेथड अपनाते हैं? कार्बन 14 मेथड। तो कार्बन 14 जो होता है, C14 जो होता है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ है। क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ है। तो जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर में संचित कार्बन अपनी अर्ध आयु में धीरे धीरे क्षय होता है, उसका क्षय होने लगता है। तो 5568 वर्ष में जो शरीर में कार्बन की मात्रा होती है वह आधी रह जाती है। तो इस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं किसी भी फॉसिल्स की एज का कि यह कब मृत हुआ होगा, कब मरा होगा, चाहे वह पेड़ पौधा हो या फिर वह जानवर हो या मानव का कंकाल हो। तो पहले ये माना जाता था कि जो वातावरण में कार्बन 14 है, कार्बन की मात्रा जो है वातावरण में C12, इसकी मात्रा स्थिर है। क्या है? स्थिर है। पहले इस बात को मान लेते थे और इस बात को मानने के बाद हम लोग कोई भी कार्बन डेटिंग करते थे। लेकिन बाद में अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने यह निष्कर्ष निकाला रिसर्च के दौरान कि वातावरण में कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती रही है। क्या हुआ है? कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती रही है। तो जब कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती रही है तो जो जीवित प्राणी थे उस समय में उनके शरीर में भी कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती होगी, स्वाभाविक है। तो जब कार्बन की मात्रा घटती बढ़ती रही है तो इसको संशोधित करने के लिए अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने एक कार्बन डेटिंग कैलिब्रेटेड चार्ट इशू किया। क्या किया? कार्बन डेटिंग कैलिब्रेटेड चार्ट। तो इस चार्ट के माध्यम से जब डेटों को फिर से संशोधित किया गया तो डेट में प्लस माइनस कभी 50 कभी 150 ऐसा होने लगा, यानी कि वह डेट 50 साल आगे पीछे का हो सकता था। ठीक है। तो जो डेट कैलिब्रेट करके लिखे रहते हैं, जो डेट उस चार्ट के कंपेयर में, जो अमेरिका की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो चार्ट है उसके कंपेयर में डेट को सुधार करके लिखा जाता है, तो उस डेट के आगे कैपिटल में BC लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों? कैपिटल में BC। और जो डेट सुधार नहीं किया जाता है उस डेट को लिखते हैं स्मॉल में BC। तो ये डेट क्या हो गया? नॉन कैलिब्रेटेड डेट हो गया। और कैपिटल BC क्या हो गया? कैलिब्रेटेड डेट हो गया। तो अभी तक मैंने आप लोगों को दो चीज़ बताया कि BC और AD कैसे चलता है और स्मॉल BC और कैपिटल BC में अंतर क्या है। समझ गए? हम लोग जीवाश्मों के अध्ययन के लिए कार्बन डेटिंग अक्सर हाँ यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के उस चीज़ को कैलिब्रेट करने के लिए जब वातावरण में कार्बन की मात्रा अधिक थी कम थी उसका हिसाब किताब लगा के जब एक चार्ट बनाया गया, उस चार्ट के हिसाब से फिर से डेटों को कैलिब्रेट किया गया। तो डेटों को कैलिब्रेट करने के बाद क्या हुआ? ये अंतर है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक समय था जब मोटे तौर पर हड़प्पा संस्कृति को हम लोग 2500 ईस्वी पूर्व का मान लेते थे, लेकिन अब कैलिब्रेशन के बाद इसको हम मोटे तौर पर 2350 ईस्वी पूर्व रखते हैं। तो जो 2500 जो ईस्वी पूर्व होगा वहाँ पर ऐसे BC लिखा होगा, लेकिन जो 2350 होगा वहाँ पर कैपिटल में BC लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो कैलिब्रेटेड डेट, नॉन कैलिब्रेटेड डेट आप समझ गए। अब देखिए आर्कियोलॉजी जो होता है, पुरातत्व अध्ययन जो होता है, उसकी विधियां क्या है, वह हमको मिलता कैसे है। अब इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह बेसिक्स है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है यदि आपको स्टोन एज या फिर एंशिएंट हिस्ट्री समझना है तो। ठीक है। देखिए आप नाम सुने होंगे पुरातात्विक टीला का। ठीक है। पुरातात्विक टीला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। पुरातात्विक टीला होता क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। मानव जब कहीं भी जगह पे बसता है, किसी भी जगह पे मानव का
बसावट होगा तो वह अपना डेली यूज जो काम करेगा, दैनिक प्रयोग का जो वस्तु लाएगा, उसमें क्या होगा, वह निक्षेप जमा करता है। निक्षेप, इसको आधुनिक भाषा में समझ सकते हैं वेस्ट या कूड़ा करकट ले लीजिए, ठीक है। तो इस कूड़ा करकट को जब वह जमा करेगा, अपने दैनिक उपयोग के सामान को वह जमा करेगा, तो धीरे धीरे जहां मानव बसता है वहां पर वह वेस्ट इकट्ठा होने लगता है। लेकिन एक ही जो मानव की बस्ती होती है, जो एक ही बस्ती होती है, वह तो शाश्वत नहीं होती है। जब वहाँ पर नया घर बनेगा, नया बसावट होगा, तो क्या होगा, उस जगह को साफ नहीं किया जाएगा। उस जगह पर फिर से उसी वेस्टेज पे, उसी कूड़ा करकट पे नया बसावट बना लिया जाएगा। पुराना बसावट का निक्षेप हुआ, पुराना बसावट खत्म हुआ, फिर क्या हुआ, उसके ऊपर नया बसावट बस गया। जब नया बसावट बस गया तो उन्होंने भी क्या किया, निक्षेप जमा किया। फिर यह प्रक्रिया सो ऑन चलती रहेगी। जैसे कि आजकल आप लोग भी वर्तमान संदर्भ में ले लेते हैं, कोई यदि पुराना मकान टूटता है तो उसका नींव जो होता है, लोग उस नींव पर से नया घर खड़ा कर लेते हैं, उस नींव पर से नया घर खड़ा कर लेते हैं। और यही प्रक्रिया अगर 3-4 पीढ़ी चलती जाए तो पता चलता है कि मकान ऊंचा हो गया। और जो लोग नींव पर घर खड़ा नहीं करते हैं, जिनका पुराना मकान होता है, आप गौर करते होंगे कि जहाँ पर सड़कें ऊंची हो रही है, उनका घर भी नीचे जा रहा है। तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब पुराना बस्ती हटेगा, नया बस्ती आएगा, नया मानव बसेगा, तो वह जगह पे पुराने निक्षेप पर ही मकान बनाएगा, जब तक कि उस जगह, जिस जगह पे बस्ती बसा हुआ है बच्चों, उस जगह पर जो पर्यावरण हो रहने लायक नहीं हो। रहने लायक का इंसेंस है कि वह उनके खान पान को पूरा नहीं कर पा रहा हो, उनके दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा हो। तो जब ये सब समस्याएं आ जाएगी, तब वहाँ पर लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो जब छोड़ के चले जाएंगे तो समय के पथेरों में, समय के कालक्रम में वह जो है मानव बसावट जो धीरे धीरे ऊंचा हो गया था, वह एक टीला का रूप ले लेगा बच्चों। क्या ले लेगा, टीला का। तो उस टीले को क्या बोलेंगे, पुरातात्विक टीला। अब पुरातात्विक टीला पर क्या होता है, 2 तरह का उत्खनन होता है। इसको खोदेंगे तब तो पता चलेगा ना, इसको खोदेंगे तब पता चलेगा। तो जो इसका उत्खनन होता है, इसका उत्खनन का 2 प्रकार है। एक होता है लंबवत उत्खनन और दूसरा जो होता है क्षैतिज उत्खनन। तो लंबवत उत्खनन में आपको पता होगा लंबा होगा, सीधा होगा। तो इसमें जितना भी इस पुरातात्विक टीला में लेयर बना था, वह लेयर एक एक करके निकलेगा, समझ गए। तो जो लेयर सबसे ज्यादा जितना नीचे होगा, यह सबसे प्राचीन होगा, और ऊपर का लेयर क्या होगा, नया होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो नया मिलता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्राचीन मिलता चला जाएगा। तो लंबवत उत्खनन से हमको स्तर क्रम मिलता है। क्या मिलता है, स्तर क्रम विभाजन का पता चलता है। और इसमें जो भी हमको मिलता है जीवाश्म या वैसा चीज जिसमें भी कार्बन की मात्रा मौजूद हो, चाहे वह चारकोल हो, अनाज की भूसी हो, जो भी चीज हमको मिलेगा, उस जीवाश्म का हम क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग करेंगे। फिर से आ जाते हैं वहां पे C14 मेथड से। C14 में क्या बताया, 5568 वर्ष में यह आधा हो जाता है। इसी पर हिसाब लगाएंगे कि इसमें कितने कार्बन 14 की मात्रा बची हुई है, उससे हम इसका एज पता कर लेते हैं। और जब एज पता कर लेते हैं तो फिर उसको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के चार्ट से क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, चार्ट से कैलिब्रेट करेंगे। अगर नॉन कैलिब्रेटेड है तो BC और कैलिब्रेटेड है तो कैपिटल BC। समझ गया। तो उत्खनन क्या हुआ, लंबवत उत्खनन। लंबवत उत्खनन में क्या पता चलता है हमको, स्तर क्रम विभाजन। स्तर क्रम विभाजन से क्या होता है, सभी संस्कृति की लड़ी आपस में जुड़ती है, उसका काल निर्धारण होता है इस माध्यम से, मोटे तौर पर भारत में जो हो रहा है। समझ गए। अब रही बात कि इससे ये हो गया, लेकिन अगर हम लंबवत उत्खनन करेंगे
तो किसी भी संस्कृति का विस्तृत स्वरूप तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो सीधे एक लंबा गड्ढा खोदते जा रहे हैं, उसमें जो जो सामान आ रहा है उसे थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, पूरा विस्तार तो पता नहीं चलेगा। तो विस्तार पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्षैतिज उत्खनन। क्षैतिज उत्खनन जो है, लंबवत उत्खनन इस टीले को ऐसे उत्खनन कर दिया। क्षैतिज क्या करेगा? इसका ऊपर से पूरा लेयर हटाएगा, इस लेयर को रिमूव कर देगा। तब हमको क्या पता चलेगा कि इस पूरे जो सबसे ऊपरी भाग था, या फिर जिस भी लेयर में यह उत्खनन होगा, उसके नीचे या उसके नीचे जिस भी लेयर में उत्खनन होगा, या तो इस लेयर में क्षैतिज हो, या इस लेयर में क्षैतिज हो, या इस लेयर में क्षैतिज हो, एक एक करके जिस जिस स्तर में क्षैतिज उत्खनन होता चलेगा, उस उत्खनन का हम लोग संपूर्ण सांस्कृतिक परिचय प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्षैतिज उत्खनन से संपूर्ण सांस्कृतिक परिचय प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आया, पुरातात्विक टीला क्या है? पुरातात्विक टीला को हम उत्खनन कैसे करते हैं? लंबवत उत्खनन, क्षैतिज उत्खनन। लंबवत उत्खनन से हमको स्तर क्रम मिलता है, जिससे हम काल निर्धारण करते हैं। क्षैतिज उत्खनन से हमको संपूर्ण सांस्कृतिक परिचय मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह जो स्तर क्रम वाला हिसाब किताब है, कि सबसे ऊपर वाला नया और सबसे नीचे वाला प्राचीन, हर जगह काम नहीं करता है, हर जगह काम नहीं करता है। तो यहाँ पर काम क्या करेगा? यहाँ पर काम करेगा, जैसे कि मान के चलिए कि कोई यह टीला बना, ठीक है, और किसी भी प्रकार से वहाँ पर तेज नदी की धारा गिरी, झरना गिरा या भूकंप हुआ, तो यह टीला क्या होगा? टूटेगा, क्रैक कर जाएगा टीला। जब यह टूटेगा, बिखरेगा, तो सबसे ऊपर का जो सामग्री होगा, यह गिर के सबसे पहले कहाँ छिटा जाएगा? नीचे में आ जाएगा। इसी क्रम से ये सोन लेयर बनता चला जाएगा। तो भूकंप के फलस्वरूप नदी के पाट में, जहाँ नदी गिरती हो, या झरना के पास यदि कोई पुरातात्विक टीला हो, भूकंप के फलस्वरूप झरना के पास में या झरना के समीप या फिर नदी के पाट में कोई यदि टीला मिले हमको, तो उस टीला में जहाँ विभंजन हुआ हो, जो टीला टूटा हो, वहाँ पर जो स्तर क्रम का हिसाब किताब होगा वह उल्टा होगा। समझ गए मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? गौर से सुनिएगा, इतनी आसानी से ये चीज़ समझ में नहीं आती है। टीला अगर नॉर्मल है, टीला अगर नॉर्मल है, तो हमको स्तर क्रम क्या मिलेगा? ऊपर में क्या होगा? नया, नीचे क्या होगा? पुराना। लेकिन यदि नदी के पाट, जहाँ पर दो नदी मिलता हो या झरना हो, वहाँ पर यह क्या मिलेगा बच्चों? क्या मिलेगा? सबसे नीचे वाला नया, सबसे नीचे वाला नया, और सबसे ऊपर वाला पुराना, क्योंकि यह टूट के बिखर गया था, उसी हिसाब से यह एडजस्ट हुआ। तो स्तर क्रम विज्ञान ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अब आप तीसरा चीज समझ गए कि पुरातात्विक टीला क्या होता है और उसमें स्तर क्रम विज्ञान कैसे काम करता है, लंबवत उत्खनन क्या होता है, क्षैतिज उत्खनन क्या होता है। ठीक है, अब एक अगली समस्या पर विचार करते हैं। इतिहास पढ़ने में, खासकर से एंशिएंट हिस्ट्री में, पूरा पाषाण काल या स्टोन एज पूरा पढ़ने में हम लोग को दिमाग में क्या रखना है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और छूट गया, वो मैं अभी आपको बतला देता हूँ। उत्खनन एक प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया है समन्वेषण। क्या है? समन्वेषण। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोरेशन। समन्वेषण में कोई उत्खनन नहीं होता है। कई बार धरती की सतह पर ही हमको पुरातात्विक सामग्रियां मिल जाती है, तो उसको ढूंढ लेना, उसको खोजना, और समन्वेषण के दौरान जो हमको मिलेगा उपकरण या सामग्री, उस उपकरण या सामग्री का यदि हम उस स्थान की जलवायु से कोई संबंध खोज लें, तब हमको यह पता चल सकता है
कि वह समन्वेषण के फलस्वरूप जो हमको सामान मिला है वह सामान यहाँ पर सामान्यतः उपजता होगा, यूज होता होगा, चलता होगा। जैसे कि अगर हमको गेहूं मिलता है पंजाब के साइड से, कहाँ से बच्चों? ज़मीन पर मिला पंजाब के साइड से, और इसका कार्बन डेटिंग हम लोग लगा लिए कि चलो यह जो है सो 2000 BC पुराना है। मोटा मोटी हम एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं। तो आपको पता है पंजाब में वर्षा कम होती है, गेहूं अभी भी ज़्यादा उपजता है, तो हम लोग ये मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं ना कि पंजाब में गेहूं की उपज उस समय में ही होती थी और लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूं ही था। अब रंगपुर में मिला है चावल, तो रंगपुर में चावल मिला है और अभी के मौसम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि चावल की प्रारंभिक किस्में वहाँ खोजी गई हों और उसका वहाँ भोजन में प्रयोग होता होगा। तो समन्वेषण ऐसे काम करता है। यह मैं आपको मोटे तौर पे बता रहा हूँ। जीएस के विद्यार्थी के लिए इसकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये टर्म समझ में मोटे तौर पे आना चाहिए। जो हिस्ट्री ऑप्शनल के छात्र होंगे, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, उनके लिए कुछ और, उनके लिए कुछ अलग बताया जाएगा। लेकिन जीएस वालों को यदि मैं सारा बात बता दूं तो उनके लिए ये हो जाएगा क्या, एक बोझा के समान, और आपको कोई लेना देना भी इससे नहीं है। समझ गए? तो आप अभी तक क्या समझे? पहला समझे क्या? टाइमलाइन। दूसरा क्या समझ गए आप लोग? नहीं, दूसरा आपको समझाया गया है C14 का कैलिब्रेशन, यानी BC और BC एंड BC में अंतर, ये बतलाया गया है आपको। ठीक है। तीसरा बतलाया गया आपको पुरातात्विक टीला। इसके बाद आप लोग को बतलाया गया स्तरक्रम यानी उत्खनन, और उसके बाद बताया गया समन्वेषण। ठीक है। तो ये 3 चीज़ अभी तक आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप एक बात गौर कीजिएगा कि आप लोगों को एक समस्या होती होगी एक चीज़ समझने में कि कई बार आप लोगों ने किताब में देखा होगा कि अमुक संस्कृति है, जैसे कि कोई कहता है कि यह गेरू वर्णी मृदभांड की संस्कृति है। सोहन संस्कृति को आप लोग बोलते हैं हैंड एक्स या चॉपर। सोहन संस्कृति को हैंड एक्स नहीं बोलते हैं, चॉपर एंड चॉपिंग टूल संस्कृति। मद्रासियन परंपरा को आप क्या बोलते हैं? हैंड एक्स कल्चर। तो अब आपको ये पता करना है, ये 3 उदाहरण मिले, गेरुवर्णी मृदभांड की संस्कृति, मद्रासियन हैंड एक्स कल्चर और सोहन का चॉपर एंड चॉपिंग टूल कल्चर। इसमें आपको ये पता करना है कि इसको ऐसे क्यों बोलते हैं, पर्टिकुलर उपकरण से, पर्टिकुलर बर्तन से क्यों हम कल्चर को निर्दिष्ट करते हैं, क्यों हम कल्चर को उससे व्यक्त करते हैं। देखिए, पहले एक बात आप जान लीजिए, जब भी हम पूरा विज्ञान पढ़ेंगे, पूरा इतिहास पढ़ेंगे या पाषाण काल पढ़ेंगे, तो आपको कोई इसमें राजनैतिक इतिहास तो मिलेगा नहीं, राजनीतिक इतिहास तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मानव क्या था? आदिम था, विकास कर ही रहा था अभी। उसमें कोई आपको विशेष समाज का वर्णन नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इसको पढ़ते कैसे हैं? हम लोग को पूरा इतिहास के संदर्भ में जो भी एविडेंस मिला है, जो भी हमको साक्ष्य मिला है, वह क्या, किस चीज के रूप में मिला है बच्चों? पत्थर के उपकरण। हमको क्या मिला है? पत्थर के उपकरण। तो इस पत्थर के उपकरण में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी, प्रयुक्त तकनीक और इसमें आए चेंज,
से हम ये पता चलाते हैं कि इनका समाज किस किस स्टेज में आया, जैसे कि पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और इस तरह से निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ था, तकनीक में अंतर, वह तकनीक के अंतर का अध्ययन हम लोग करते हैं। मोटे तौर पर हम सब चीज़ को एक समग्र रूप में ले लें तो इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विशेषक। क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक विशेषक। कल्चरल ट्रेट। अब देखिए कि हम लोगों को पुरापाषाण काल के बारे में कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जिसके आधार पर उनका हम संपूर्ण चित्र खींच सके कि पुरापाषाण काल का मानव ऐसा था, ऐसा था, ऐसा खाता था, ऐसा पीता था, ऐसा पहनता था। जो भी कुछ है अनुमानों के आधार पे है। क्या है? अनुमानों के आधार पे। तो अनुमानों के आधार पर तो अनुमान लगाने के लिए भी तो कुछ चाहिए हमको। तो उस समय का जो भी हमको मिला है परिलब्धि, वह मिला है टूल्स के रूप में। जब आदमी थोड़ा विकसित हो गया, जब अनाज उपजाने लगा, कृषि हुआ, तो कृषि के कुछ अन्न के दाने मिले, अन्नरज या अन्न के दाने, तो उसके आधार पर हमें अनुमान लगाया कि ये लोग अमुक अमुक अनाजों का उपयोग करते थे। ठीक है। उसके बाद जैसे ही कृषि के साथ साथ मोटा तौर पर हम कहते हैं मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन का विकास हुआ। तो मिट्टी का बर्तन जिस प्रकार का बनने लगा उसके आधार पर हम कहते हैं कि यह अमुक मृदभांड यूज करते थे, पर्टिकुलर दिस टाइप का जो मृदभांड है या मिट्टी का बर्तन है प्रयोग करते थे। तो इस आधार पर हम कल्चर का अनुमान लगाते हैं। तो इसी चीज़ को बोलते हैं, चाहे वह टूल्स हो या मृदभांड हो, उसको बोलते हैं सांस्कृतिक विशेषक। अब इसको हम एक डिफिनीशन के तौर पर और अच्छे से समझ लेते हैं कि एक मानव जिस वातावरण में रहता है, मनुष्य का समुदाय जिस वातावरण में रहता है, वह उसी वातावरण से अपने जीने के लिए आवश्यक सामग्रियों को लेता है, आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति करता है और उस आवश्यक सामग्रियों को इस हिसाब से ढालना शुरू करता है कि वह उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। समझ गए मेरी बात को? मानव जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण से ही वह अपने उपयोग का सामान लेगा। ये तो क्लियर है ना? जब वह अपने उपयोग का सामान लेगा, प्रकृति से रॉ मटेरियल लेगा, तो वह रॉ मटेरियल उसका काम पूरी तरह से नहीं कर सकता है, तो उस रॉ मटेरियल को क्या करेगा? वह अपने हिसाब से ढाल लेगा। जब अपने हिसाब से वह ढाल लेगा तो वह प्रकृति से लिया गया और मानव द्वारा चेंज किया गया। तो क्या होगा कि जब अपने हिसाब से वह ढालने का प्रयास करेगा तो क्या बनेगा? उपकरण, पाषाण काल के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, उपकरण बनेगा या फिर मिट्टी का बर्तन बनेगा। तो यह बर्तन तो पहली बार में बच्चों परफेक्ट होगा नहीं, परफेक्ट नहीं होगा ना पहली बार में। तो जब यह बर्तन बनेगा तो पहली बार में जब परफेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रायल एंड एरर मेथड से इसमें सुधार किया जाएगा, बार बार ट्राई किया जाएगा। और जब एक समय ट्रायल एंड एरर मेथड करते करते वह उपकरण या वह बर्तन एक पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर रूप में ढल जाएगा, विशिष्ट रूप में ढल जाएगा, तब क्या होगा कि वह उस वातावरण में सब जगह यूज होने लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? मानव प्रकृति में रहा, वातावरण में रहा, वातावरण में रहने के क्रम में क्या किया? वो उस वातावरण से ही सामान लेता है अपने यूज करने के लिए। उस वातावरण से सामान लिया और उस वातावरण से सामान लेने के बाद उसको अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया, चेंज किया, बदला, अपने हिसाब से मोड़ लिया। जब अपने हिसाब से वह मोड़ने लगा तो उस दौरान उसमें ट्रायल एंड एरर होगा और जब वह ट्रायल एंड एरर के बाद पर्टिकुलर नीड को यूज फुलफिल करने के लिए जब वह उपकरण परफेक्ट बन जाएगा, तब क्या होगा कि वह उपकरण जो है उस पर्यावरण के विशेष क्षेत्र में, वह पर्टिकुलर उपकरण जो ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, वह उस पर्यावरण के पूरे क्षेत्र में
यूज होगा। क्या होगा? यूज होगा। तो जब हमको वह बर्तन या टूल पर्टिकुलर पर्यावरण क्षेत्र के बड़े क्षेत्र से मिलने लगे हर जगह एक ही स्तर में या अलग अलग स्तरों में, तब हम कहेंगे कि यह जो संस्कृति यहाँ पर पनपी, यह संस्कृति जो यहाँ पर पनप रही थी इस पर्टिकुलर पर्यावरण क्षेत्र में, जो इस पर्टिकुलर टूल या बर्तन का यूज कर रही थी, तब हम बोलेंगे कि यह अमुक संस्कृति है, यह अमुक संस्कृति है। समझ गए? तो प्रागैतिहासिक मानव के संदर्भ में, प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक मैन के संदर्भ में या प्रोटो हिस्टोरिक मैन के संदर्भ, खासकर प्री हिस्टोरिक मैन के संदर्भ में, हम लोग उसके इतिहास को पढ़ते हैं सिर्फ सरल से सरल, एज सिंपल एज पॉसिबल उनका जो डेली रूटीन था उसी के संदर्भ में पढ़ते हैं। वहाँ पर कोई राजनीतिक संरचना हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पर कोई सामाजिक विशेष बंधनों को नहीं पढ़ेंगे, वहाँ परिवार को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी कोई जानकारी हमें मिलेगी नहीं। तो हम लोग मोटे तौर पे अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोटे तौर पे अनुमान लगाते हैं। लेकिन इस चीज़ को करने का एक और तरीका अपनाया गया। तो मानव शास्त्र का नाम सुने होंगे आप लोग, मानव शास्त्र का। तो मानव शास्त्र का नाम सुने होंगे। तो जो मानव शास्त्री होते हैं, नृवैज्ञानिक इसको बोलते हैं, नृवैज्ञानिक, ये क्या करते हैं कि आजकल आधुनिक युग में भी तो आपको पता है कि अमेजन के जंगलों में हो गया, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ हो गया, बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जो आदिम अवस्था में रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? आदिम अवस्था में। तो कभी कभी ये मानव विज्ञान वाले उस पर्टिकुलर आदिम जनजाति का अध्ययन करते हैं और उससे अनुमान लगाते हैं कि इनका जीवन जैसा अभी है जैसा इनका जीवन, कमोबेश हमारे पूर्वजों का जीवन भी वैसा ही रहा होगा, कमोबेश, नॉट एग्जैक्टली, समहाउ क्लोज टू, ऐसे कर सकते हैं। तो जो आधुनिक नृविज्ञान है, आधुनिक नृविज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है, यह भी हमारे इतिहास के अध्ययन में मदद करता है। और जब यह नृविज्ञान इतिहास में मदद करता है तो इस मेथड को बोलते हैं नृजातीय समानांतर संकल्पना। क्या बोलेंगे? नृजातीय समानांतर संकल्पना। लेकिन यह नृजातीय समानांतर संकल्पना जो है पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह सही ही होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि अभी जो आदिम जनजाति जैसे जीवन व्यतीत कर रहा है तो हमारे पूर्वज भी वैसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ हद तक अनुमान लगाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोग, अब हमको पूरा उम्मीद है कि सांस्कृतिक विशेषक भी समझ गए होंगे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं सांस्कृतिक विशेषक को। मानव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और उस वातावरण से जो है कच्चा माल लेता है, रॉ मटेरियल लेता है, उस कच्चे माल को वह अपने हिसाब से ढालता है, और उस अपने हिसाब से ढाले गए कच्चे माल को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से जब परफेक्ट कर लेता है तो वह परफेक्ट कच्चा माल टूल्स के रूप में हो या बर्तन के रूप में हो, पूरे एक विशेष पर्यावरण में चलने लगता है। एक पूरे विशेष पर्यावरण में उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन होने लगता है। तो जब तक उसका रिपीटेशन पर्टिकुलर उपकरण का उस पर्यावरण क्षेत्र में या उससे मिलते जुलते पर्यावरण क्षेत्र में होने लगता है तो हम उसको बोलेंगे एक अमुक संस्कृति। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड कल्चर, PGW बोलते हैं। NBPW, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर।
तो ये सब चीज़ें जो कल्चर जो अमुक चीज़ों पर हम अमुक इन सब चीज़ों पर जो डिनोट करते हैं कल्चर को, इन चीज़ों के माध्यम से दर्शाते हैं, इसका तात्पर्य है कि उस पर्यावरण क्षेत्र में, उस कल्चर में पेंटेड यानी कि चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांडों का पर्याप्त प्रयोग होता होगा। मौर्य काल, बुद्ध काल या 600 BC तक उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांडों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो हमको समझने के लिए अब आपको एक और डायमेंशन मिला होगा हिस्ट्री में, खासकर से स्टोन एज को पढ़ने के लिए बच्चों, वो डायमेंशन होगा कि आपको क्लाइमेट भी समझना है और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो जीवन यापन का ढंग है, लाइवलीहुड का जो तरीका है, उसमें क्या क्या चेंजेज आए ये भी समझना पड़ेगा। क्लाइमेट भी समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग लाइवलीहुड के जो तरीके थे उसमें जो जो चेंजेज आए उसको भी समझना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है बच्चों, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि मानव उत्तरोत्तर विकास कर रहा था, उसके मस्तिष्क की शक्ति भी बढ़ रही थी। तो ज्यों ज्यों मानव का विकास होता चला गया, हम बताए थे कि अत्यंत नूतन युग 30 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, होलोसीन युग तक जो मानव का विकास का कालक्रम था, उसमें मानव धीरे धीरे प्रगति करता है और धीरे धीरे प्रगति करने के बाद वह चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लगता है। अच्छे तरीके से समझते समझते वह अपने टूल्स को, जो पत्थर के उपकरण होते हैं या फिर जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको परिमार्जित करता है, या फिर जो आपके धातु के ही हथियार होते हैं उसको परिमार्जित करता है, उसको ज़्यादा मॉडिफाई करता है, ज़्यादा उसको रिफाइन करता है। इसके हिसाब से कल्चर में स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते चले गए। समझ गए? तो सांस्कृतिक विशेषक भी हो गया। अब रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो 30 लाख मोटे तौर पर लिख देते हैं 30 लाख वर्ष पहले से हमको पढ़ना है मोटा मोटी इतिहास। बहुत ज़्यादा पीछे आप ले जाइएगा तो शिवालिक में मिला था रामापिथेकस, नाम सुने होंगे आपको। तो रामापिथेकस जो मिला था, तो इसके आधार पर हम 2.5 करोड़ साल पीछे जा सकते हैं, 2.5 करोड़ साल मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं। कई किताबों में आपको 1.5 करोड़ साल ही मिलेगा। तो इस डेट पर भ्रम में मत रहिएगा, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है, इसका कोई महत्व भी नहीं है। महत्व ये है कि 30 लाख साल के बाद इस धरती पर क्या आया? हिमकाल आया। क्या आया बच्चों? हिमकाल। तो इस दौरान 5 हिमनद के दौर आए। क्या आए? 5 हिमनद। 5 हिमनद के दौर आए। क्या आया? यानी कि 5 बार धरती पर बर्फ जमा, 5 बार धरती पर बर्फ जमा। तो वह जो होता है शुरू, उस हिमनद का नाम आप लोगों के लिए जानना विशेष जरूरी नहीं है। तो दोमाओ हिमनद, हिमनद समझ रहे हैं? धरती जब ठंडी हुई, धरती जब ठंडी हुई तो धरती के ठंडे होने के साथ साथ धरती पर बर्फ फैला। तो बर्फ जब फैला तो दोमाओ हिमनद आया, उसके बाद आया गूंज हिमनद। क्या आया? दोमाओ हिमनद, गूंज हिमनद, मिंडेल हिमनद, दोमाओ, गूंज, मिंडेल, रीम्स, और आपके फ्रेम में आ रहा है? हाँ आ रहा है। और वर्म हिमनद। क्या आया? वर्म हिमनद। तो जो ये हिमनद के दौर आए, देखिए जलवायु परिवर्तन आपको समझना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन समझेंगे तभी आप ये समझ पाएंगे कि टूल्स में चेंजेस कैसे हुए। तो मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि ये 5 हिमनद के दौर आए। दोमाऊ आया, गूंज आया, मिंडेल आया, रिम्स आया, वर्म आया, और इन सब के बीच में अंतरा हिमनद के दौर आए। क्या आए? अंतरा हिमनद। जीएस में इतना जानना जरूरी नहीं इसका नाम, फिर भी ये अंतरा हिमनद के दौर में जो आया, तो इसको बोलेंगे तेगलियन बोलेंगे, पहला मॉसबॉक बोलेंगे। तो इस तरह से इसका नाम है सोन। तो उतना समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हिमनद और अंतरा हिमनद के दौर आए, तो क्या हुआ कि पृथ्वी यहाँ पर है, यहाँ ध्रुव है, और यहाँ पर विषुवत रेखा है, यहाँ भी ध्रुव है। तो 45 डिग्री अक्षांश तक 45 डिग्री अक्षांश तक क्या हुआ? बर्फ
फैल गया, बर्फ क्या हुआ, फैल गया ऊपर और नीचे, यहाँ ये बर्फ हो गया, यहाँ पर पूरा ग्लेशिएशन हो गया। उसके बाद यहाँ विषुवत रेखा से 25 से 35 डिग्री तक तेज बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। तो तेज बारिश होने के कारण और बर्फ का हिमनद फैलने के कारण धरती पर अलग अलग जो निक्षेप होता है, अलग अलग निक्षेप की परत बन गई। क्या हुआ, हिमनद और अंतरा हिमनद के कारण धरती पर अलग अलग निक्षेप की परतें बनी चली गई। अगर हमको पर्टिकुलर लेयर का टाइम पता हो, धरती पर एक हिमनद का दौर हुआ होगा तो जैसे ही आपको पता होगा कि बर्फ जब चलता है तो कंकड़ पत्थर लेके चलता है, और जब तेज बारिश होगी, जब यह बर्फ पिघला होगा अंतरा हिमनद के समय में, तो वह महीन मिट्टी लेके आया होगा। जब तेज नदी बही होगी तो यहाँ महीन मिट्टी होगी, फिर बर्फ आया होगा तो बड़ा बड़ा पत्थर का बोल्डर आया होगा, फिर आया होगा तो महीन मिट्टी आई होगी। तो यह जो लेयर बना, कभी बर्फ के बोल्डर, कभी पत्थर के बोल्डर का, फिर महीन मिट्टी का, फिर बोल्डर का, कभी महीन मिट्टी का, यदि हमको ये पता हो कि ये अमुक 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 निक्षेप पर्टिकुलर हिमनद के काल का है, तब तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस लेयर में कोई टूल मिलता है तो हम तो ये अनुमान लगा सकते हैं ना कि इस अंतरा हिमनद या हिमनद के समय में जो मानव रहता था उसका समय कितना पुराना था, क्योंकि हमको पता है हिमनद का काल पता है ना। तो पर्टिकुलर जब हिमनद का काल पता है, अंतरा हिमनद का काल पता है, तो उससे जुड़े हुए निक्षेपों में जब भी हमें टूल्स की जानकारी होगी तब हम उसका समय निर्धारण कर सकते हैं। और देखिएगा 30 लाख साल पहले अत्यंत नूतन युग में एक विशेष प्रकार की जानवरों की प्रजाति भी जन्मी थी। इसको बोलते हैं विला फ्रांसीसी जंतु समूह। क्या बोलते हैं, विला फ्रांसीसी जंतु समूह। यह जंतु समूह जो था आधुनिक मवेशी था, घोड़ा था और हाथी था, आधुनिक हाथी था। तो जिस समय यह जंतु मिलने लगता है उस समय से हम लोग मान लेते हैं कि अत्यंत नूतन युग का प्रारंभ हो गया। तो अगर इस हिमनद के दौर में किसी टूल्स के साथ इस हिमनद के निक्षेप में, ये जो निक्षेप है अलग अलग देख रहे हैं आप लोग, 1 निक्षेप, 2 निक्षेप, 3 निक्षेप, 4 निक्षेप, अगर इस चारों निक्षेप में यदि इस हाथी, घोड़ा या मवेशी का कोई अवशेष मिलता है तो उसका कार्बन डेटिंग भी हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आसानी क्या हो गई, एक तो हिमनद का हमको लेयर का काल पता है, किसी लेयर में यदि कोई जानवर मिलता है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अमुक अमुक इस जानवर का एज कितना था, तो एज से भी कंफर्म कर सकते हैं। और संजोग से उस जानवर के अवशेषों के साथ हमें कोई टूल मिल जाए तो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं कि उस काल के मानव इस युग में रहते थे और इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया करते थे। मेरी बात को समझ गए। यह वीडियो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कभी भी स्टोनेज समझ में नहीं आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, स्टोनेज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया ये सब चीज़ें, ये सब बातें आप समझ गए। अब मोटे तौर पर आपको समझना क्या है, कि आप जलवायु परिवर्तन भी समझ रहे हैं कि क्या क्या जलवायु परिवर्तन हुआ, मोटे तौर पर समझा दिया मैंने। अब एक महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन हुआ था, मध्य पाषाण काल में। इस काल में क्या हुआ था बच्चों कि 10,000 साल पहले धरती बहुत ज़्यादा शुष्क हो गई थी। यहाँ पर थे मध्य पाषाण काल पे, तो आपको पता होगा कि 10,000 साल पहले मध्य पाषाण काल जब प्रारंभ हुआ तो धरती पर शुष्कता का दौर आया, बड़े बड़े जंगल समाप्त हुए, सूखे। तब क्या हुआ कि इस जलवायु के कारण छोटे छोटे जीव उत्पन्न हुए। तो अब बच्चों आप ये बताइए कि छोटे छोटे जीव जब उत्पन्न हुए तो क्या इनको कुल्हाड़ा से मारिएगा, क्या इनको चॉपर एंड चॉपिंग टूल से आप मारेंगे? मैं चॉपर चॉपिंग टूल पर 2 मिनट में उसको खत्म कर रहा हूँ, उस चीज़ को। पहले इसको समझ लेते हैं जलवायु परिवर्तन का क्या इंपॉर्टेंस है।
तो जब छोटे छोटे जीव आए तो यह तेज गति से भागते थे, घास खाते थे। उस समय मनुष्य की आबादी बढ़ गई थी। जीव छोटे थे, घास खाते थे, इनका आवास सीमित हो गया था, तेज भागते थे, मनुष्य की आबादी बढ़ गई थी। तो उनको भोजन करने के लिए, इस जीव का शिकार करने के लिए क्या चाहिए था? इसको चाहिए था प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो इसी समय से तीर कमान वाले तीर के फलक का विकास हुआ, जिसको कहते हैं माइक्रोलिथ या ब्लेड टूल्स। समझ गए? तो जलवायु परिवर्तन से किस पे असर पड़ रहा है? माइक्रो टूल्स पे। जलवायु परिवर्तन हुआ, जानवर बदले, टूल्स बदला, शिकार का तरीका बदला। और जब ये छोटे छोटे टूल्स आ गए, इसको एक हत्था में लगा दिया गया, छोटे छोटे टूल्स आए, हत्था में लगा दिया गया। तो इसी के साथ आता है अतिरिक्त पुर्जा संकल्पना। अतिरिक्त पुर्जा संकल्पना यानी कि यदि एक तीर का फलक खराब हो गया, एक ब्लेड खराब हो गया, तो पूरा टूल्स फेंकने का जरूरत नहीं था। उस के आधार पर नया फलक लगाए, फिर से टूल्स काम करने लायक हो गया। इससे क्या हुआ? मानव का समय और श्रम दोनों बचा, यानी मानव का बुद्धि का विकास भी हुआ था। तो अब आपके सामने कुछ अगर जो नए विद्यार्थी होंगे, उनको माइक्रोलिथ, ब्लेड टूल्स, इन सब चीज़ों में थोड़ी समस्या हो रही हो, तो इसको मैं बहुत ही जल्दी समराइज करके ख़त्म करूंगा। और जब मैं स्टोन एज पे आऊँगा तो इसके टूल्स निर्माण की तकनीक वगैरह सब पे चर्चा करूंगा एक एक करके। ठीक है? अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लेक्चर काफ़ी लंबा हुआ और काफ़ी तेज़ी से मैंने पढ़ाया है इसको, तो हो सकता है कि इस वीडियो को बार बार आपको रिपीट करना पड़े। लेकिन इस वीडियो को अगर नहीं समझेंगे आप बच्चे, तो स्टोन एज सिर्फ आप रटते चले जाएंगे और वह सह संबंध विकसित नहीं होगा, वह रिलेशन विकसित नहीं होगा, जिससे कि आप उसको सहजता से समझ पाएँ। मेरी बात को समझ गए? देखिए, जब मानव शुरू में डेवलप हुआ था, शुरू में जब पैदा लिया था, डेवलप नहीं हुआ था, धरती पर आया ही था, जीने की कोशिश कर रहा था, तो उसके टूल्स क्या थे? अनगढ़ थे। क्या थे? अनगढ़ थे, भारी थे। क्या थे? अनगढ़ थे और भारी थे। तो अनगढ़ और भारी टूल्स जो थे, इस तकनीक को कहा गया क्लेक्टोनी टेक्निक। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक तकनीक कहा गया। और जब मानव इसमें सुधार करना शुरू कर दिया और जब उपकरण ज़्यादा सुंदर बनने लगे, उसको बोलते हैं लावलवाई तकनीक। ठीक है? ये जो तो उपकरण दो प्रकार के होते थे। उपकरण को मोटे तौर पे दो प्रकार के बांट सकते हैं। कोर उपकरण यानी कि क्रोर उपकरण और फ्लेक टूल्स यानी कि फलक उपकरण। कितने प्रकार के उपकरण बच्चों? तो कोर उपकरण जो होता था, यह भारी होता था, यह चीरने के काम में आता था, फाड़ने के काम में आता था, थकुचने के काम में आता था। और फ्लेक उपकरण जो होता था, काटने के काम में आता था। तो आदमी को जब पता चला कि अगर हम ढंग से टूल्स बनाएं तो कोर को इस ढंग से तोड़ेंगे कि जो फ्लेक हमको निकलेगा वह कंट्रोल्ड वे में निकलेगा, जो हम फ्लेक का भी यूज़ कर लेंगे और कोर का भी यूज़ कर लेंगे। तो इस आधार पर क्लेक्टोनियन और लावलवाई का विकास हुआ। और हैंड एक्स में बच्चों दो प्रकार का बनता है हैंड एक्स। एक होता है एबी बेली और दूसरा होता है एचुलियन, यानी असूलियन, एबी बेली। दो प्रकार के हैंड एक्स होते हैं। इन सब पर विस्तार पे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है? मध्यपाषाण काल का जो मानव उपकरण क्या था, पूरा पाषाण काल का मानव उपकरण क्या था, इन सब चीज़ों का जो मानव उपकरण था, जलवायु से उसका क्या परिवर्तन था, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। फिलहाल आप दिमाग में रखिए कि टूल्स होते थे कोर और फ्लेक। टूल्स बनते थे किससे? बार्टिकास्म से। इसको बोलते हैं पेबल। ठीक है? नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये कैसे बनते थे, किस टेक्निक का प्रयोग होता था, ये सब अगले लेक्चर में। और इसको जोड़ देंगे जलवायु परिवर्तन से, मानव विकास से। तब आपको समझ में आएगा कि स्टोन एज समझना उतना ही आसान है जितना कि वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता समझना क्यों आसान है? क्योंकि आप आज उसको अपने साथ रिलेट कर रहे हैं ना, इसको भी मैं रिलेट करवा दूंगा उस समय के मानव से। यह लेक्चर काफ़ी तेज, काफ़ी कसा हुआ था, तो इसमें मनोरंजन की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ तथ्यों की भरमार है और कॉन्सेप्टों की भरमार है। तो इसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही गौर से देखेंगे। और इस भी लेक्चर को देखने से मुझे पहले बता देना चाहिए था, पेपर पेन नोट ले लीजिएगा और इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। और जब मैं आऊँगा प्रॉपर स्टोन एज पे, तो टूल्स को मैं पहले डिटेल करूँगा, फिर स्टोन एज पे आऊँगा। समझ गए मेरी बात को? तब तक के लिए मैं अभिषेक आनंद शिक्षालय के मंच से आपसे विदा लेता हूं। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और मिलजुल के इस कोविड महामारी को हम लोग हराते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका दायित्व है। एक शिक्षक का उत्साह इसी से बढ़ता है। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, सिर्फ आपका प्यार मांग रहे हैं। तब तक लिए विदा, बहुत सारी भावनाओं, बहुत सारी आशाओं, बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस मंच से विदा लेता हूँ। नमस्कार।